बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये है पॉलिटिकल गर्मा गर्मी। एक एफआईआर और उसने सियासी मंजरनामे को घुमा कर रख दिया है। एक गैर ज़रूरी एफआईआर, एक ऐसी एफआईआर जो अगर हुकूमत दे तो अपोजिशन को चाहिए उनके पाँव धोकर पिए, उनका शुक्रिया अदा करे कि उनकी मुर्दा तहरीक में जान डाल दी है। एक ऐसे ही एफआईआर जिस एफआईआर के बाद उसको ओन करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। ना पुलिस उसको ओन कर रही है, ना हुकूमत उसको ओन कर रही है, ना इदारे उसको ओन कर रहे हैं। और अपोजिशन के अलावा जिनके ऊपर ये एफआईआर हुई है, कोई भी इस एफआईआर से खुश नहीं है। इस एफआईआर को साथ में लाएं। और दो बड़ी खबरें और, इमरान खान साहब अब क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से उनकी स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ साहब की इश्तिहार के जरिए तलबी, यानी अब अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा तलबा साबिक वज़ीर आज़म रहने वाले आदमी का कि जनाब ये आदमी हमें मतलूब है और ये इश्तिहारी है, इसको ढूंढो या ये हमें चाहिए। और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये भी एक वक्त है जो पाकिस्तान को देखना था, चाहे इसके लिए जिम्मेदार कोई भी हो। हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आरिफ हमीद भट्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, दिफाई और पॉलिटिकल, बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ये मीटिंग खत्म होती है पीएमएलएन की और मौलाना साहब की, तो इस मीटिंग में से भी हम कोशिश करेंगे कि रब्ता करें किसी रहनुमा से और वहाँ से जो इत्तलात हैं वो भी हासिल करें। सबसे पहले भट्टी साहब मैं आपके पास आ जाता हूँ कि ये जो आज मीटिंग हो रही है, शायद ये इतनी बड़ी खबरें ना बनती अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर नवाजिश या अनायत ना करती तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आपने अपने स्टार्ट में कह दिया, इन्होंने मुर्दे में जान डाली है। अपोजिशन में जान मोहतरम इमरान खान साहब के मुकदमे ने किया जो शादरे थाने दर्ज हुआ। अपोजिशन इससे पहले बहुत डिसार्ड थी, मेरी बहुत से लोगों से रोज़ाना बात होती थी। मेरी समझ में नहीं आता इमरान खान साहब को क्या हो गया है कि आप 2 प्राइम मिनिस्टर, 3 जर्नैल, 42 लोगों पे वो मुकदमा दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं मुझे इल्म नहीं। और मेरे भाई, ये मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर दर्ज हो ही नहीं सकता। मुझे एक मिसाल पूरी दुनिया में बता दें। ये दफात ही नहीं है वो वाली। ये डीसी की परमिशन से और सीएम मिनिमम की, कोई माई का लाल एसएचओ डीपीओ ये मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। अच्छा, कोई हिस्ट्री बता दें आज तक। ये मुकदमा पहले एक और थाने में दर्ज होना था। अच्छा, इछरे का मदई तैयार किया गया। पहले ये इछड़े में होने वाला था। नहीं, इछरे का मदई था, थाना कोई और था। ठीक है। जहां मीटिंग हुई गलती से मुझे वो भी पता है, जो शुरका थे मैं उनको भी जानता हूं, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं सारे आता। पॉलिटिकल लोग थे, सारे पॉलिटिकल लोग थे। आप बहुत समझदार है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। अच्छा, तो चल आपकी सारे समझदारी पॉलिटिकल को नहीं, यानी आप अगर वहां मीटिंग में थे तो फिर नहीं, आपका सोर्स भी तो था ना वहाँ। मैं गुजारिश ये है कि इमरान खान का साहब का इशू है। बशीर मेमन, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो दरवेश आदमी है। डीजी एफआईए, 1.5 साल पहले उन्हें इमरान खान साहब ने तलब किया, कहा कि ख्वाजा आसफ हैं, इनका ये ख़त्म हो गया, इन पे आर्टिकल 6 दे दें। तो ये खबर भी मैंने दी थी। उन्होंने कहा सर आर्टिकल 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे दे दूं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, साइबर क्राइम में आता, मैं कर देता हूँ। वो नाराज़ हो गए। फिर दोबारा कैप्टन सफदर ने खतून अव्वल की तस्वीर जारी की, उस पर भी कहा गया आर्टिकल 6 दे दें। तो गद्दारी का मुकदमा, गद्दारी का। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो फरमा रहे हैं कि मेरा इस केस से वास्ते ही कोई नहीं। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि दुनिया में कौन से एसएचओ की इतनी जुर्रत है कि वो इतने बड़े लोगों पर गद्दारी का मुकदमा, 499 चेक डिसऑनर का पर्चा एसपी की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। एक महीना लग जाता है। वो महीनों, ये पर्चा तो पुलिस दे ही नहीं सकती। ये पर्चा ही गैर कानूनी दिया गया है, मैं आपको गारंटी करता हूं। और दूसरा, इन्होंने नवाज शरीफ ने, सर एक मिनट, अगर तो ये पर्चा हुकूमत ने दिया, अगर तो ये पर्चा इंतजामिया ने, हुकूमत ने या हुकूमत के दोस्तों ने या वो ताकतवर लोग जो भी बैठ के फैसला किया, तो फिर इस पर्चे से भाग क्यों रहे हैं सारे? देखें, मैंने मान लिया ये पर्चा जायद है, इनके मुताबिक, मेरे ख्याल में तो गलत है, तो रेस्ट कर ले उन्हें फिर। नहीं तो पर्चा अगर दिया है तो पर्चे पे कायम रहे फिर। नहीं, मैंने गुजारिश की, बशीर मेमन साहब जिंदा हैं, उन्हें ऑन ओथ लिया जाए। साल पहले इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें कहा कि आर्टिकल 6 ख्वाजा आसफ के खिलाफ लगाओ। अब वो मुकर जाए तो मैं क्या करूं? पंजाबी कहते ना, मर गया तो मुकर गया एक बराबर। उसमें मेरा और आपका क्या कसूर है? हमारा काम तो खबर देना, हम जज थानेदार नहीं है। ऑन करना चाहिए इन्हें,
ऊपर से नवाज शरीफ की बदकिस्मती के उसने जुबैर साहब जैसे नाहल आदमी को इसका लगा दिया, वो आज थाने जा रहा है इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। उन्हें बेचारे को ये भी नहीं पता कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन अलग हो चुकी है। वो तो मामला क्या है, इन्वेस्टिगेशन का लिंक ही कोई नहीं है भाई। वो जाना है तो आज फोटो सेशन करा दिया आपने, चलो नंबर बनाने होंगे जुबैर साहब, लेकिन नाअहली की तो है आप आईजी के कमरे में जाए, जो पर्चा हाज करा था जो पुलिस का कमांडर है, आप सीसीओ के पास जाए। साबिक गवर्नर सिंध है, कम से कम किसी लेवल के बंदे के नहीं, ये मतलब है नाअहली की इंतहा, नाअहली की कि उसे ये नहीं पता कि ये इन्वेस्टिगेशन है। भाई आप आईजी के पास जाएं, सीएम के पास जाएं, आप फोटो सेशन के लिए चले गए, लिहाजा अल्लाह मलाई जोड़ी, कोई हत्थों कोई पैरों कोड़ी, जिहो जी अपोजिशन हो जी हुकूमत। चलें शहजाद चौधरी साहब, इसका आउटकम क्या निकलेगा यार? अल्टीमेटली जाएगी कहां? ट्रैश में जाएगी या वाकई ये चलती रहेगी और इन्वेस्टिगेशन होगी और कुछ इसमें से निकलेगा? क्योंकि अगर करवा दिए एफआईआर तो उस पर कोई तो अपने पांव पे खड़ा हो जाए कि भाई ये करवा दी है, कोई पांव जमीन पे लगाने को तैयार नहीं है। एफआईआर भी हवा में है और बाकी सब कुछ भी हवा में है। इमरान देखिए यार, एक चीज हम भूल रहे हैं सारे कि हफ्ता पहले नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की जिसके अंदर के उन्होंने इदारों को, फौज को, जीएचक्यू को टारगेट पे रख लिया, निशाने पे रख लिया। अच्छा, और उसके ऊपर फिर एक रिएक्शन आपने देखा हुकूमत की तरफ से भी आया, कुछ मीडिया में आया, कुछ फौज ने भी कुछ डिस्कम्फर्ट फील किया होगा। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बैक स्टेप किया है पीएमएलएन ने। शाहिद खान अब्बासी की स्टेटमेंट, एहसन इकबाल की स्टेटमेंट, मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट, पीडीएम की स्टेटमेंट, जो कह रहे हैं कि इदारों के साथ हमारा कोई मसला है ही नहीं, इदारे जो हैं ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये क्रिएट करने के लिए और बजाय इदारों के पीटीआई को टेक ऑन करने के लिए, निशाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था कि कोई ऐसा अमल कर जाएं जिससे कि आप हट जाएं और या आप हटा दिए जाएं और ये हमारे सामने आ जाए पीटीआई वाले। वो चले महंगाई शहंगाई तो अपनी जगह पे कायम थी। मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़ा सोच समझ के पीटीआई को निशाने पे लाया गया और निशाने पे इस तरीके से लाया गया कि इस एफआईआर के थ्रू जिसका ना कोई वाली है ना वारिस है। दूसरी बात, इसका फायदा किसको हुआ? जैसा आपने अपने इब्तिदाई में कहा, फायदा तो पीटीआई को तो हरगिज़ नहीं है। अच्छा, और बातें क्या हो रही है कि यार ये करवाने वाला कौन था, ये किसने करवाया? अगर पीटीआई कहती है हमने नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया? तो फिर उससे आगे बढ़ के अगला कदम यह है कि फिर उसका इमेज का नुकसान किसका हो रहा है? तो किसी ने फौज को और पीटीआई को या उसको फ्रेम किया है, या उनकी आपस में मसला क्रिएट किया है, या ये है कि इसके साथ ही एक और, जिसमें आपने उसको कहा, जान डाल दी है, या पीटीआई को निशाने पे ला के अब गवर्नमेंट के खिलाफ ये इनकी तहरीक चलेगी पीडीएम की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी नज़र में लोग पीछे हट रहे हैं अपनी पोजीशनों से। हट के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होता है, ये आने वाले दिन हमें बताएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस। ये बगैर वजह के ये चीज़ें नहीं होती। मैं देखें, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, हुकूमत ही बता सकती है ना, या तो आप इस पर्चे के पीछे हैं, क्योंकि हुकूमत की मर्जी के बगैर इस तरह का पर्चा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप जितनी दफ़ा कहेंगे हम आपको कहेंगे हम नहीं मानते, क्योंकि सर हम सहाफत करते करते हम भी यहाँ पे जो है हमने बहुत जूते घिसाए हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। या तो आप इस पर्चे के पीछे हैं या ये आपके खिलाफ साजिश है। अगर तो आप इस पर्चे के पीछे हैं तो खड़े हो जाए, पर्चे के साथ हमें बताएं कि जी हमने करवाया, और अगर आप पीछे नहीं है तो कम से कम हुकूमत हमें ये तो बताए कि किसने आपके पांव पे कुल्हाड़ा मारा, वो कौन है जो आपके साथ भी ज्यादती कर गया और नवाज शरीफ साहब के साथ नेकी कर गया। देखें, पहली चीज़ तो ये कि पर्चे के पीछे गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं हाथ है, नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने थाने, किस थाने के अंदर क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है। क्या एसएचओ एक पर्चा किसी भी किस्म का निकाल दे तो उसका कसूर अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डालेंगे, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। अगर कोई चलो पीटीआई से रिलेटेड हो या पीएमएलएन से रिलेटेड हो, अगर एसएचओ के पास जाए, कहीं पे यूज़ करना चाहे, उसको पता है कि मैं फ़िलहाल तो हीरो बन जाऊंगा कि भाई इस थाने के ऊपर ये एफआईआर कटी है, और इस किस्म की कोई भी ये पीटीआई को नीचे दिखाने के लिए, गलत एफआईआर दिखाने के लिए पीएमएलएन भी गेम कर सकती है। कमाल हो गया सर, ये तो आपने कमाल कर दिया। एक ऐसा बंदा, रमेश भाई आपने कमाल कर दिया, आपने तो काम ही आसान कर दिया। सर उस एसएचओ को नौकरी से बर्खास्त कीजिए, उसको फारग करें जिसने आप सबको फंसा दिया है। यानी आपने तो हमें
मुद्दे के आखिर देखिए, तक पहुंचा दिया है। कम से कम एक- गवर्नमेंट ये तो कर ले। एक अच्छा चले, ये कानून नहीं होता करते है। तो जो गलत एक एफआईआर कानून एक होता है। एसएचओ सुने मेरी बात सर, अगर गलत एफआईआर एसएचओ ने दे दी है तो आप एफआईआर खारिज करवाएं, खत्म करवाएं और एसएचओ को नौकरी से फारिग करके घर भेजें। बात सुने, उसका एफआईआर सही है या गलत है? एसएचओ के पास एक पावर है एफआईआर काटने का, उसने एफआईआर काटी। नहीं है अब ना सर। एफआईआर सही है गलत है? बिल्कुल सर, ये वाली एफआईआर उसको तो पावर नहीं है। प्रोसीजर उसको खत्म करेगा ना, उसका प्रोसीजर खत्म करेगा। उसका प्रोसीजर जो होगा, जिस तरीके से खत्म होती है वो प्रोसीजर खत्म करेगा। सर, बगावत का मुकदमा एसएचओ नहीं काट चीफ सकता। मिनिस्टर का आके खत्म करेगा। सर, बगावत के मुकदमे की मुद्दई रियासत होगी या हुकूमत होगी। बगावत का मुकदमा जो है वो एसएचओ हाँ। नहीं काट सकता। अब चलो उसने गलत गलत कट गया ना, एफआईआर हुई ना, खत्म कर दें सर। चलो अगर गलत एफआईआर हुई, गलत एफआईआर अगर हुई, बगावत का मुकदमा वैसे तो होना नहीं चाहिए। मैं तो देखो, ये जो माजी में भी कहते थे कि मोदी का यार है जो गद्दार है, अभी भी कहते हैं। पहले मियां साहब को कहते थे, अभी खान साहब को कहते थे। फिर जब ये असेंबली आई तो मैं इस चीज़ों के भी खिलाफ हूँ। मैं तो इवन चोर और डाकू, नायल और नालायक लफ्ज़ के भी खिलाफ हूँ। मैं तो समझता हूँ तमीज़ और तहजीब का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकली, लैंग्वेज, एथिक्स के दायरे में रहते हुए करनी चाहिए। कभी एफआईआर होना, कभी गाली गलौच होना, कभी ये चीज़ें होना, ये चीज़ें सही नहीं है। ये सियासत के लिए क्या, ये मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। दुनिया मजाक उड़ाती है। इस वक्त हमें इंटरनल यूनिटी की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे लिए जो मसले मसाइल हैं एक्सटर्नली, हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस इंटरनेशनली क्यों आता है? इस वजह से आता है कि हम लोग खुद अपनी मुल्क की जड़ें जो है वो कमज़ोर करते हैं। मुल्क के अंदर ऐसी सियासत पैदा करते हैं जिस सियासत के वजह से हमें दूसरों को मौका मिलता है कि हम उनको यूज़ कर सकें। ये हम मौका खुद देते हैं। आज बिल्कुल इसने सही बात की कि एक एफआईआर दे के, जो एफआईआर एक ऐसी काट के, अब हमारा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहेंगे कि भाई ये एफआईआर गलत करी। बात यह है कि उसका एक प्रोसीजर है। और सर, आपके बिहाफ पे कोई कटवा गया एफआईआर? मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। मैं यहां बैठा हूं, मेरे बिहाफ पे कोई बंदा एफआईआर कहीं पे कटवा देता है, मैं तो फौरन कहूंगा खारिज करो भाई, मैं नहीं हूं इसमें। आप गवर्नमेंट है, आपकी एफआईआर थी जो कोई और कटवा गया है। मैं भट्टी साहब, मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? ये हुकूमत को फारिग करके एसएचओ को फारिग, ये गवर्नमेंट नहीं, जिस बंदे ने कटवाई है उसको बुलाना चाहिए, उससे पूछेंगे वो तो भाग गया सर, वो क्यों आपने काटी, और जिसने काटी है उसे पूछेंगे। वो बदर हीरा जो है वो अब गायब है। जी, मैं इमरान अर्ज करने लगा हूं। रमेश कुमार साहब काबिल एहतराम, इन्होंने फरमाया पीएम सबको क्या पता हो पाकिस्तान में पता नहीं कितने थाने हैं, कितने मुकदमे दर्ज होते हैं। 1970 से लेके मुझे एक ऐसा मुकदमा दिखा दें जो आज तक दर्ज हुआ हो। ये वाला जो हुआ है ऐसा बगावत का जिसमें दो बगावत नहीं, और प्राइम मिनिस्टर, एक मौजूदा आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, एक पूरे पाकिस्तान में 1972 से एक आधा मौजूदा तो होना चाहिए। दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं था। नहीं, मेरी अर्ज सुन ले रमेश साहब, मेरी अर्ज सुन ले। मैं आपका हर हुक्म सर आंखों पे, मैं तो इख्तिलाफ राय की गुस्ताखी नहीं करता। अगर ये हुकूमत मान लिया इन्हें नहीं पता, ये तो पर्चा दे ही नहीं सकता ना, ये मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि मुझे पता है जहाँ ये प्लानिंग हुई। मैं बदकिस्मती से लाहौर में पैदा हुआ हूँ, लाहौर में कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, लाहौर पढ़ा, जहाँ ये पहले मैंने कहा और होना था। अगर ये मुकदमा गलत है, इनकी बात मान लेते हैं, सीसीपीओ को आप फौरी तौर पर नौकरी से निकालें। मैं हल्फन कहता हूँ सीसीपीओ को पता है ये मुकदमा दर्ज हो रहा है, हल्फन, और मैं बता भी दूंगा फिर कहां कहां तहरीर हुई, किस किस मुकरा से मशवरे किए गए। एसएचओ ये दफा पर एप्लीकेशन लिख के दिखा दे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। एसएचओ ये एफआईआर लिख के दिखा दे कि इस पर ये दफा बनती है, मैं नौकरी साफा छोड़ दूंगा। मैं आपको कितना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं। शहजाद चौधरी साहब, व्हाट शुड गवर्नमेंट डू नाउ? अब क्या करें? हुकूमत के पास ऑप्शन, इसके साथ और खेलेंगे और कीचड़ उछलेगा और गंदे हो जाएंगे। नहीं, गवर्नमेंट को तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि सानू कौन फंसा गया, मैनू धक्का किने दिता है? हाँ, साढ़े नाल हाथ कौन कर गया। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस गवर्नमेंट को ये नहीं पता। और ये बात अफसोस की बात ये है इमरान, देखिए अगर हम ये कहें कि पीएमएलएन ने करवाया तो बात वो भी लगती है कि यार हो सकता है करवाया हो, लाहौर में कुछ भी हो सकता है, थानों में कुछ भी हो सकता है। पीएमएलएन का असर रसूख कितना ज्यादा है, कुछ भी कहीं पे भी बैठ के कोई ऐसी छेड़ सकता है। इसको बुरा भला दिखाने के लिए फौजी जर्नलों के नाम डाल दिए ताकि फौज से सवाल पूछें या फिर ये इशू ले आए कि अच्छा हुण गल करो।
नहीं फौजी शहबाज जरनैल साहब, तीन इसमें जा इसमें मेरा डालते हैं। अब मेरा काउंटर ओपिनियन, मैं एक नहीं, आपके एक- आपके एक- सामने मेरी एक बात चीज सुनिए रख, ना, मेरी- अगर तो ये पीएमएलएन ने मेरी करवाया सर, इसको बाय करना इसलिए मुश्किल है कि अगर पीएमएलएन ने करवाया होता ना तो पीटीआई अभी तक तय तक पहुंच गई होती और पाकिस्तान की एजेंसियां तय तक पहुंच के अभी तक सारा का सारा वो सामने रख दिया होता मामला। मेरी अर्ज सुने ना, मैंने आपको पहला बताया है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी ये है कि खुद अपने नादान दोस्त जो हैं वो भी बेशुमार है। नादान दोस्तों में लाहौर के अंदर कौन का कैसा कैसा हीरा बैठा हुआ है वहां पे, उसमें से कुछ हीरो ने मिलके एक हीरा चुना और उसको इस काम पे लगा दिया कि लो जी जाके तू, अच्छा इससे हम बहुत बड़े बन जाएंगे कि देखो जैसे नवाज शरीफ ने गद्दार डिक्लेयर करवाता है। नॉट ओनली दैट, 43 और मोर पीपल, उनमें 3 जर्नैल भी शामिल हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि सिर्फ सियासतदानों को किया है, फौजियों को भी बीच में शामिल कर दिया। अच्छा वो इम्तिहान डाल दिया फौज के ऊपर के लो अब हमने बगावत का मुकदमा किया है, अब करो इनके अगेंस्ट प्रोसीड विद 3 जर्नैल हमने डाले हुए हैं। नहीं करेंगे तो कहेंगे देखा जर्नैलों को सपोर्ट करते हैं, उनको मुसीबत अलहदा डाल दिया। और पीटीआई को ये मुसीबत डाल दी कि कोई इनके साथ हाथ कर गया। कहने का मतलब ये है कि ये इनके साथ वो हाथ हुआ है। अब वाकई में मैं एग्री करता हूं गवर्नमेंट के स्टांस से, करे क्या, अब करे क्या, अगर गवर्नमेंट इसको परसू करना चाहती है तो सबसे पहले उस बंदे को ढूंढे, भट्टी साहब को साथ में लाएं, भट्टी साहब से पूछें कि वो सारे लोगों के नाम बताएं। वो हीरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन भट्टी साहब इनको जरूर इनके हाथ आने चाहिए, वो उनको बताएं जी कि केड़े केड़े बंदे साहब। शहजाद साहब मैंने क्या गुस्ताखी की कभी, मुझे ये हुक्म करे। कोई गल नहीं। अच्छा उसके बाद जब ये बता देंगे तो फिर इनको पूरी की पूरी कहानी मिल जाएगी कि हमारे साथ नहीं, किसने मैं क्या। शहजाद साहब मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूं। ये पर्चा आईजी साहब को तलब करे सीएम, उन्हें बताए ये पर्चा कैसे हुआ, 1 मिनट में हल हो जाएगा। सीसीपी को बुलाए कि जनाब आप तो उस मीटिंग में थे और अफसर भी मीटिंग में थे, तो सिंपल बात है, मैं साफी हूं, मेरा काम खबर देना है, गवाहियां देना नहीं। भट्टी साहब आपकी एक और मदद कर देते हैं ना, हो सकता है कि सीसीपीओ साहब की इजाजत के साथ ही हुआ हो। नहीं, अगर हो ऐसी बात सकता क्या है, देखिए मेरी एक सबमिशन है, आपका हुक्म असर आंखों पे, ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है पता करे। चलो मान लिया आपने नून ने कराया तो पता करे ना कैसे हुआ। नहीं, भट्टी साहब का मुकदमा ये है, भट्टी साहब ये कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं ना कि अचानक एक हीरा चलता चलता आया। भट्टी साहब परेशान नहीं हो, मैं परेशान नहीं होता, आपके आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछे मैं परेशान होता हूं कि नहीं, वो मुझे बरतानिया जोर का जानते हैं। भट्टी साहब से परेशान है, मुझे कल के बच्चे परेशान नहीं करा सकते। प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज से है कि क्यों ये हुआ है। तो फिर आप नहीं कह सकते, आप इंक्वायरी कराएं, कोई इंडिपेंडेंट बनाए, 10 मिनट में चीज नहीं। मैं आपके सामने मुझे जो समझ आई, जो भट्टी साहब का मुकदमा वो ये है, भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी आवारागर्दी करता हुआ अचानक थाने गया और जाके पर्चा करवा दिया, ऐसे हुआ ही नहीं। ये बाकायदा मीटिंग हुई, मीटिंग में सीनियर ऑफिसर्स बैठे, ये आईजी को भी पता है, ये सीसीपीओ को भी पता है, और उनको पता होने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। ये हवा के अंदर बिल्कुल नहीं था जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं रमेश कुमार साहब, देखें अब इसमें से निकलना तो है ना, हर गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है किसी चीज़ में से निकलने की। ये जो इशू उठ गया है इसमें से आप कैसे निकलेंगे? देखें वो अपोजिशन जिसको प्रॉब्लम हो रही थी कि अपनी कैंपेन को कैसे वो रजिस्टर करे, क्योंकि इस कैंपेन के अंदर ना महंगाई थी, ना इसके अंदर गुर्बत थी, ना इसके अंदर बेरोज़गारी थी, ना इसके अंदर अवामी मसाइल थे। ये कैंपेन सारी की सारी नैब के ऊपर, करप्शन के ऊपर, इदारों के ऊपर इस पर खड़ी थी, तो पब्लिक की सपोर्ट नहीं मिलनी थी। लेकिन अब आप उसमें जान डाल रहे हैं, तो स्ट्रेटजी क्या है, हुकूमत क्या करे इसमें, या आपको क्या लगता है आपकी हुकूमत ये करेगी? अब जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमारी तरफ से ये नहीं है और ये जो हुआ है इसकी बिल्कुल हम देखेंगे और नापसंदीदा का इजहार किया है, तो मैं समझता हूँ ये बयानिया जो है, ये जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, ये नहीं हाईलाइट होना चाहिए। इससे जो है वो गद्दारी की, स्पेशली जब मैं तो माजी में भी कहता था, अभी भी कहता हूँ कि किसी को किसी के लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस किस्म की एफआईआर से और जो दूसरे जो मुल्क हैं उनको एक मौका मिलता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं है कि इन चीज़ों को डिस्कस भी होना चाहिए। रमेश भाई देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने नापसंदीदगी भी कही और ये भी कहा कि हमने ये नहीं किया, लेकिन मैं एक सवाल पूछने का हक रखता हूं कि क्या इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी उन्होंने लगवाई या इसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए कोई अहकामात जारी किए? क्योंकि अगला जो इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि मेरे बिहाफ पे कौन पर्चे करवाता फिर रहा है।
देखें, मेरे बिहाफ पे क्या उसमें प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे कोई हुआ है? सर ये क्या पर्चा उसमें तो कोई आप लोग ही करवा पीटीआई का सकते कोई हैं जिक्र है? सर, आपका इख्तियार है ना, इख्तियार आप नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये देखें, कहीं पे भी अगर कोई गलती होती है, कहीं पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके लिए आप डायरेक्ट अगर लीडरशिप को अगर आप उसके लिए जो है वो कसूरवार ठहराएं या उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराएं, ये मुनासिब नहीं है। लीडरशिप ने कह दिया, और आपको पता है कि खान साहब जो ना वो बोल्ड और ब्लंट है। नहीं खान वो साहब अगर का जो कसूर नहीं करता है है सर। तो देखिए, कहता खान है साहब हाँ ने मैंने कहा, किया है, जो नहीं हम करता है वो उनके कहता है जुमले मैंने के नहीं किया। साथ सर हम गवाही दे रहे हैं कि खान साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि खान साहब ने यह पर्चा नहीं करवाया। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। अगर एक साबिक 2 वज़ीर आज़म पे, 3 साबिक जर्नैलों पे, 1 आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पे और 42 मुख्तलिफ लोगों पे पर्चा हो गया है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि ये गलत हुआ है तो वो अपनी अथॉरिटी को ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की क्या अथॉरिटी ये है कि प्राइम मिनिस्टर जाके एसएचओ से ये पूछे या डीएसपी, एक तरीकेकार होता है। उसने कह आईजी से दिया है कि भाई पूछना है इसको आप जल्द से जल्द ये क्यों हुआ, कैसे गलत हुआ, उस तरीके से उनके डायरेक्शन आ गए, और कल कैबिनेट के अंदर ये चीज़ें डिस्कस भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कल तक वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि क्यों ठीक है रमेश भाई, आप गुरु हैं। शरारत थी, क्या हुआ है। मेरे ख्याल हम आपको इसमें और नहीं लपेटना चाहते। आप गुरु हैं सर इस मामले में, जो मर्जी मैं कह लूं, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इसमें इनोसेंट है और वो इंशाल्लाह जो वो अच्छा ही करेंगे। वह शहजाद चौधरी साहब देखें, आज बड़ा सीरियसली वापस, और मामला यह है कि इस अपोजिशन की पूरी तहरीक में अवाम कहाँ है, अवाम का वो कौन सा इशू है जिसको लेकर इस अपोजिशन के साथ अवाम बाहर सड़कों पे आ जाए। और वाकई अगर अवाम बाहर सड़कों पे आ रही होती तो क्या ये जरूरत थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तहरीक का लीडर बनाया जाता? इमरान देखें ना, 3 चीज़ें हैं, 3 डिफरेंट स्टेजेस से ये जो पीडीएम की तहरीक है या जो अपोजिशन की तहरीक है गुजरी है। पहला, फौज को टारगेट करना नवाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ा डायरेक्ट था, बिल्कुल कन्फ्रंटेशन था। उन्होंने उसको किया, वो नहीं चला। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ मेरी जंग हो गई, पीएमएलएन की जंग हो गई। पीएमएलएन वालों ने खुद कहा कि ये आपने क्या कर दिया, ये अब तो मतलब अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोग कहेंगे कि अपनी फौज को टेक ऑन कर रहे हैं। ये तो मोदी भी जो नहीं कर सका वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल उससे बैक स्टेपिंग हुई। दूसरा क्या था, जो कि कंबाइंड एक बड़े अरसे से चल रहा था, नैब को बंद करो, मुकदमे बंद करो, ये अकाउंटेबिलिटी बंद करो, एहतसाब का अमल, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये हम लोगों को पकड़ा जा रहा है। अच्छा, वो दूसरा अमल था। उसके बाद एक और तीसरा अमल जो मैं बार बार कह रहा हूं कि फौज को छोड़ने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा टारगेट असल में पीटीआई और उसकी लीडरशिप है, इमरान खान है। उसके अंदर इसने असिस्ट किया इस चीज़ ने। ये तो हो गए 3 बड़े अभी तक ऑब्जेक्टिव जो कि आपको पीडीएम की तहरीक में नजर आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर इस गद्दारी वाले एफआईआर को ले लें, क्या इसकी बुनियाद पे ये इमरान खान की हुकूमत को गिरा पाएंगे, या ये इनका स्ट्रेटजी बनेगी, ये टैक्टिक बनेगी, इसको लेके ये अवाम के पास जाएंगे। आपने सवाल उठाया कि लोगों की महंगाई का जो अंसर है, जो कि जिस तरह बुरे तरीके से पिस रहे हैं, जब तक वो शामिल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि लोग किस बिरते पे जाएं, किसके पास जाएं। आपने 2 हुकूमतों को, पीएपीपी और पीएमएलएन, जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, उनके ऊपर करप्शन के इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे मुकदमे खड़े हैं। तो ये लोगों को समझ है ना इस चीज़ की। इसी वजह से तो इमरान खान आया था, इसी वजह से तो वोट इमरान खान को पड़ा था। ये तीसरी बात है कि इमरान खान इनकॉम्पिटेंट निकल आया या उनकी गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट निकल आई। अच्छा, जब एक तरफ 2 तरफ करप्ट गवर्नमेंट्स हैं, तीसरी जो पॉसिबिलिटी थी वो इनकॉम्पिटेंट हो गई। तो अब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि मौका दे दें इमरान खान को कि ला यार 2-3 साल और पूरे कर ले, हो सकता है तेरे अंदर कोई तब्दीली और तेरी गवर्नमेंट कोई बेहतर परफॉर्म कर सके, वरना उसी अतार के पास वापस जाने की बात हो जाएगी जिसको कि मुश्किल से इन्होंने एक साइड पे किया। और अब वो कह रहे हैं कि हमें को खुदा का वास्ता है, अगर हमने इन्हीं के पास जाना है वापस, तो हमें किसी किस्म की एश्योरेंस तो दो ना कि यार इन्होंने पुराने तरीके छोड़ दिए हैं और 8000% इनके एसेट्स नहीं बढ़ेंगे, असासे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है गेम बड़ी है, और गेम ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि ऑपोजिशन के पास कोई एक्चुअली उनके हाथ में कुछ भी नहीं है इस वक्त इमरान खान या उसकी गवर्नमेंट को उतारने के लिए। ये दूसरी बात है कि गवर्नमेंट उतनी ही नकम्मी और नायल है जितनी कि 2 साल से अब तक नजर आ रही है। भट्टी साहब, अपोजिशन के जो इत्तेहाद है ना, नॉर्मली उनमें से कोई ना कोई कमाई हमेशा ऐसा होता है पाकिस्तान में। जब भी अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है, जब आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहिबा, बल्कि आप इसको रिपोर्ट कर रहे थे,
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब मिसाक जमहूरियत कर रही थी तो सेम टाइम में उनके लोग जो हैं वो मुज़ाकरात भी कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस दफा लीड कौन ले जाएगा, वो कौन कौन है जो इस इत्तेहाद से फायदा उठाएगा? एएनपी तकरीबन ले गई है। अच्छा। बड़ी अहम प्रोजेक्ट उससे काम कराया जा रहा है। अब शहजाद साहब हंस पड़े हैं, हम जैसे नाहलों की हमें ज़रा वीक इन्फॉर्मेशन है। नहीं, मुझे आपकी बातें सुन के मजा आता है। पीपल्स सर, आप उनकी बातों के ऊपर जो है वो सर हिला के उसको मोहर सबत करते हैं। पीपल्स पार्टी ले जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी है। अपोजिशन दरअसल ना पाकिस्तान की आवाम अच्छा, की तहरीक चला रही है। एएनपी आपने कहा पहली जमात, दूसरी पीपल्स पार्टी आपने पीपल्स पार्टी मेरी इतला बेनिफिशियरी होगी इस सारे का। होगी, बातें भी हो रही हैं, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। एक शहजाद साहब की तरह बड़ा स्मार्ट आदमी था, 55 साल उम्र थी, जरदारी साहब से मिले भी हैं पिछले वीक। अब मुझे नहीं पता उधर गुफ्तगू क्या हुई, मैं तो सहाफ़ी हूँ, इधर उधर से सुन के खबर दे देता हूँ। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है मास वाए अपना लूटा हुआ माल बचाने के लिए। उस तहरीक को असल पुख्ता कर रही है हुकूमत की नाहली। और मैं शहजाद साहब की बात के साथ एक इजाफा करने से, करप्शन भी वैसे ही जायज़ है, जारी है जैसे पहले थी, उसमें कोई कमी नहीं आई। ये मेरी राय से इख्तलाफ करना इनका 100% हक है। अपोजिशन के पास है ही कुछ नहीं मास वाए एनआरओ लेने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। जो बंदा मुल्क का मुजरम हो सुप्रीम कोर्ट से भाग जाए, उसके कहने पे लोग सड़कों पे जिसके इश्तिहार छप रहे हो, जिसको अदालतें इश्तिहारी कर रही हैं, मैं और आप नहीं कर रहे, वो वाहिद बंदा है जो मुजरम है, मुल्जम नहीं है। बाकी सारे अभी तक मुल्जम है। उसके कहने पे लोग क्यों आए? मौलाना को क्यों पढ़े पाऊं? क्योंकि उसके पास मदरसे के तालिब इल्म है, वो ला के तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ कर सकते हैं। पब्लिक इशू नहीं है तो पब्लिक नहीं आ रही। पब्लिक आएगी भी नहीं। पब्लिक के लिए इन्होंने किया क्या है? लाहौर वाले शो में भी पब्लिक कोई नजर नहीं आई इनकी। लाहौर वाला सिर्फ ना, मेरा ख्याल है कोई 900-1000 बंदे होंगे। हाँ, एक बार सर के 5 मैं वहां गया था, 5 करोड़ है, मैं भी गलती से गया था और मैंने फुटेज रखी है। इन्हें कहे कि 1600 बंदा मुझे गिन के दिखा दे, नहीं था वो फुटेज मैं इनको 101 दफा दिखाता हूँ, कहां से शुरू हुआ। और लाहौर गढ़ है इनका, यहाँ 1 लाख आदमी निकलना चाहिए था। लेकिन शहजाद साहब आज जो इस्लामाबाद सर एक वो सरकारी मुलाजमीन है, इससे डरे इमरान खान साहब। अगर लीडर लेस कौम आ जाए, महंगाई की सताई हुई, गुर्बत की सताई हुई, बेरोजगारी की वाले सताई हुई, जो इस्लामाबाद में ना इंसाफी और जुल्म की सताई हुई, वो एक तूफान होगा। इस लीडर के, इस अपोजिशन के लिए आम शहरी तो नहीं आएंगे, इनके करिंदे आ जाए तो मुझे नहीं पता। इमरान एक छोटी सी बात डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले, देखो पिछले डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट देखिए, मुझे बताएं कि आपने बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी से किसी किस्म की कोई बड़ी बड़बोली वाली पिछले 10 दिन में, 15 दिन में, जब से ये तकरीर हुई है नवाज शरीफ की, कोई बात सुनी है, कोई खबर? ना जी ना, बिल्कुल खामोशी, मुकम्मल खामोशी। अच्छा, और ये नजरियाती करके, नजरियाती, शायद खाकान अब्बासी भी आज नजरियाती हो गए, पीएमएलएन सारी की सारी नजरियाती कर रहे हैं और नजरियाती करके मार खानी है। और वो जो बिल्कुल बात भट्टी साहब ने की 100% दुरुस्त है। ये वो कारीगर लोग हैं जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, जिनको पता है कि ऐसे माहौल के अंदर अगर कोई थर्ड ऑप्शन निकलता है, कोई ऑप्शन निकलेगा तो वो फिर कोई और होगा, ये नहीं होंगे जो नजरियाती हो चुके हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं, मेरे मेहमान ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी इसकी बेनिफिशियरी बन जाएगी और मियां साहब जो हैं वो इनकलाबी और नजरियाती बन के रह जाएंगे। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद रमेश कुमार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करने हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, अब रमेश कुमार साहब, फ्यूलिंग अगर आप ना करें, यानी अपोजिशन के दिल में आग लगी हुई है, अगर आप तेल ना छिड़के तो ये आग फैल नहीं सकती। यानी फ्यूलिंग का मतलब यह है कि आटा अगर 1500 रुपये का 20 किलो वाला तोड़ा मिलेगा, या 15 किलो वाला जो है वो 900 रुपये या 1000 रुपये का मिलेगा, या आप चीनी 100 रुपये किलो बेचेंगे, या आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, या इस किस्म की FIR होंगी, तो ये आप उनको फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो काम कम से कम हुकूमत के सोचने का और रोकने का है, ताकि लोगों के पास मजीद ये जवाब हो कि हुकूमत रिलीफ दे रही है, क्यों निकले हम इनके पीछे। इमरान, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस किस्म की बात की जा रही है कि अपोजिशन यूनाइट हो जाएगी और अपोजिशन को फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, ये वो बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। अपोजिशन पहली चीज़ तो यूनाइट नहीं होगी। पीपल्स पार्टी कभी भी की पिछली गली में से निकल जाएगी, इनको पता भी नहीं चलेगा। मियाँ साहब की और पोजीशन ख़राब हो जाएगी, मरियम की और पोजीशन ख़राब हो जाएगी। मैं एक तो आपको बताऊं, एग्रेसिव, जहाँ पे भी जज्बात आ जाता है वहाँ पे सियासत जो है ना वो कामयाब नहीं होती है। सियासत बहुत सोच समझदारी और पेशेंस का काम है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा जज्बात होता है वहाँ पे
हार होती है, जीत नहीं होती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हुकूमत की कोई भी गलत पॉलिसी होती है, हुकूमत को जरूर नुकसान होता है, मगर उसका फायदा अपोजिशन को नहीं आज होना है, नहीं कल होना है। अपोजिशन को अवाम ने रिजेक्ट कर लिया है। नहीं पहले अपोजिशन से उम्मीद थी, अभी शहजाद चौधरी साहब ने या भट्टी साहब ने दोनों ने बात की, हुकूमत की जरूर बुराइयां की, मगर ये नहीं कहा कि अपोजिशन जो है वो कोई अवाम के लिए निकल रही है। अपोजिशन सिर्फ अपनी बचाव तहरीक के लिए निकल रही है, अपने आप को बचा करने के लिए निकल रही है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को हाँ अवामी इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा चीज़ें सोचना चाहिए। हमें अपोजिशन की चीज़ों को काउंटर करने से ज़्यादा हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम अवाम के रिलीफ के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बात करें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ध्यान दें। ये हमारा टॉपिक पहले भी है, अभी भी है। ये हमें अपोजिशन से नहीं पहले खतरा था, नहीं अभी अपोजिशन से खतरा है। नहीं पहले अब अभी अवाम जो है वो अपोजिशन के साथ थी, नहीं अभी है। दूसरी चीज ये दरारें जो अपोजिशन में हैं, जो आपने सेनेट के टाइम पे भी देखी, जो आपने अभी ज्वाइंट अपोजिशन के टाइम चले पे वो आप अपोजिशन से आपको बड़ी उम्मीदें हैं, वो आपको अपोजिशन से बड़ी उम्मीदें हैं कि ये अपोजिशन थोड़े दिनों के बाद भी आप इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत अब क्या करे, यानी हुकूमत को ही कुछ ऐसा रिलीफ, नवाज शरीफ साहब का आपको याद है जब इमरान खान साहब या कोई एहतजाज करता था तो वो फटाफट मंसूबों के इफ्तिताह करते थे, वो फटाफट होप देते थे पब्लिक को, तो ये हुकूमत उस चीज को समझ पाएगी? इमरान देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरा ख्याल है अगर हुकूमत दो काम कर ले ना, या एक भी कर ले इन दोनों में से तो मेरा ख्याल है कोई इनकी बचत हो सकती है। एक तो ये कि थानेदार जितने हैं इनको किसी तरीके से काबू में कर ले। कोई थानेदार किसी थाने का इनके काबू में नहीं है, और ये बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का मैं इशारा दे रहा हूँ। ना डीसीओ कोई ना डीपीओ इनके कंट्रोल में, और ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं पाई। गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना भी किसी का काम होता है, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि गवर्नेंस बना सके या उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इसलिए आपको एक हिस्सा गवर्नेंस का जो है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें कमजोरियां नजर आती हैं। इस वजह से इनके साथ हाथ हो जाते हैं। तो इसलिए इनको जो कुछ भी करना है वो करना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली कम से कम देखिए सर, चंद सेकंड है, क्विकली सर, भट्टी साहब आप भी इसमें ऐड अप कर देंगे। भाई हुकूमत अपोजिशन से वाकई खतरा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन हुकूमत जो महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफ़ी को ना रोकेगी तो मुझे लीडरलेस अवाम के आने का खौफ है, डर है। अदरवाइज अपोजिशन इस हुकूमत के लिए खतरा नहीं, हुकूमत की कारकर्दगी इनके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, कल मुलाकात और प्रोग्राम के साथ। इन ख्यालात से आप इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।